नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। तो एक ऐसा मुस्लिम चेहरा जिसकी सुगबुगाहट या फिर जिसकी बातें आप तक गाहे बगाहे पहुंचती रहती हैं, कोई भी मुद्दा हो उस पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चुप नहीं रहते हैं। बड़ी ठसक के साथ, बड़ी तेजी के साथ, बड़े ही जोश के साथ अपनी बात को रखते हैं। लेकिन आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं ओवैसी जी के, वो कुछ अलग है। वो अलग ऐसे है कि बाकियों से अलग वो नजर आते हैं, और ऐसे में वो क्या अकेले पड़ गए हैं? मुस्लिमों को लेकर जो मुद्दे जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, उसमें क्या वो अकेले पड़ गए हैं? इस बात को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो संजीव जी, जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे हैं कि क्या अकेले पड़ गए हैं ओवैसी जी, तमाम नेता हैं जो इस बात का जिक्र करते हैं कि हम मुस्लिमों के पक्ष की बात करते हैं, उनको लेकर बात करते हैं, लेकिन ओवैसी जिस ठसक के साथ बात करते हैं वो सबसे अलग है, और उनके जैसा कोई दूसरा नेता नहीं है, इसीलिए वो अकेले हैं क्या? देखिए, आज की तारीख में हम जिन शख्सियत की चर्चा कर रहे हैं, यही बताता है कि वो अकेले खड़े हों या किसी जमात में खड़े हों, वस्तुतः वो उन्होंने अपनी एक शख्सियत बना ली है, कायम कर लिया है अपने आप को उन्होंने, और शायद यही वजह है कि हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। आज जिस तरह के मुद्दे सामने हैं उसमें दो पक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर तरीके से अपनी बात रखने में सफल है। उसके कई प्रवक्ता हैं, उसके कई ऐसे लोग जो कि बीजेपी समर्थक हैं, उन्होंने दायर किए हैं मुकदमे अदालतों में, और जिस चीज़ के बारे में वो सोचते हैं उसको लेकर के वो बहुत प्रभावी तरीके से बोल भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी जाहिर है कि उन लोगों के साथ है जो 1991 के कानून को रिविजिट करने की ज़रूरत है, इस मत में विश्वास करते हैं। पर साथ ही साथ मुझे ये भी आश्चर्य होता है कि जब मैं देखता हूँ कि जहाँ दक्षिणपंथी विचारधारा बहुत मुखर तरीके से अपनी बात कर रही है, जो उसके विरोध में खड़े लोग हैं और जो उनके खिलाफ वोट मांगते हैं, वो उस तरह से बोल नहीं रहे हैं। और यहाँ पर बहुत आसानी से कांग्रेस का नाम लिया जा सकता है, या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर राष्ट्रीय जनता दल, या तमाम ऐसी पार्टियां जो कि मुस्लिम वोटों को लेकर के हमेशा से मुस्तैद रही हैं और ये मानती रही हैं कि वो उनके समर्थक हैं, उनके हक हुकूक की वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो बड़े मुखर तरीके से, देखिए, लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं, पर हम लोगों ने देखा है कि कार्यक्रमों में प्रवक्ता नहीं आते हैं, कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं, अवॉइड करते हैं, या फिर जो लोग जिस दल से आते हैं वो उस तरह से बोलते नहीं हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि वो थोड़े केजी हैं, बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें बहुसंख्यक वोट बैंक की चिंता है? ये प्रश्न उनके सामने खड़ा हो जाता है। और ऐसे में, इन परिस्थितियों में कोई एक व्यक्ति है जो खुलकर के ये बात कह रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी समर्थित इन लोगों के खिलाफ हूं और मैं खड़े होकर कह रहा हूं, तो वो असदुद्दीन ओवैसी जी को बिल्कुल एंटी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के, मतलब कि बिल्कुल ही वो जो बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही होती है उससे अपोजिट बात करते हैं। लेकिन चुनाव में जब जाते हैं, चुनावी माहौल होता है, तब कहा जाता है कि वो बी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या सामंजस्य नजर आता है? क्या बात नजर आती है? आप उनकी राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रश्न उनसे भी कई बार हुआ है, हम लोगों ने भी किया है कि भाई, आप जब भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होते हैं, बहुत तेज आवाज में बात करते हैं, पर दिक्कत यह है कि आप अपने आप को उन तमाम दलों से अलग करके रखते हैं, या आपको अलग करके रखा जाता है जो पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोट बैंक जिनमें आस्था जताता रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो, या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, या जनता दल यूनाइटेड हो, तो उससे आपको अलग रखा जाता है या आप अलग रहते हैं। तो आप जब अलग लड़ते हैं तो जाहिर है कि आप गैर भाजपा वोटों के खंडन में सहयोग देते हैं, उसको बांटने में सहयोग देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनावी लाभ मिलता है, वो बहुत जायज़ भी है। तो फिर ऐसे में आप कहाँ मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं? मुस्लिम्स के हितों की लड़ाई तो एक तरह से आप कमज़ोर कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि देखिए साहब, ऐसा है कि मैं तो आज लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो 2014 से काबिज हो गई है,
कई राज्यों में उसके पहले भी थी और केंद्र में 2014 से लगातार है। जहां जहां मैंने चुनाव नहीं लड़ा उन जगहों पर कैसे हार गई भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, वहां कैसे हार गए? मैं तो तब नहीं था। तो उनकी इस बात में तो दम कहीं ना कहीं नजर आती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहने वाले भी कम नहीं हैं और मुस्लिम समाज के ही लोग हैं जो ये कहते हैं कि हर जगह आप जाकर के वोटों को बांट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाते हैं। ध्रुवीकरण का केंद्र हो गए हैं, क्योंकि जब ओवैसी जी का जिक्र होता है तो मुस्लिमों के हक की बात, अब तमाम तरह के मुद्दे देखिए, 3 तलाक का मुद्दा हो सबसे ज़्यादा पुरजोर तरीके से जिस पर बात करने वाले ओवैसी साहब ही हैं। कोई अन्य दल हैं लेकिन वो सिर्फ चुनाव में ही बात करते हैं, चुनाव से इतर उनको देखिए तो कोई बहुत ज़्यादा भाषणबाजी करते हुए या फिर उस दमखम के साथ में मुस्लिम्स के मुद्दे को उठाते हुए या उनके जो भी उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको उठाते हुए नजर नहीं आते। तो क्या ये केंद्र है? अब ये केंद्र बन गए हैं एक मुस्लिम्स के मुद्दे को उठाने के लिए कि वो हर मुद्दे पर जो है कुछ ना कुछ बयान ओवैसी साहब का जरूर आएगा, किसी का आए चाहे ना आए। तो अब इसे हम इस नजरिए से देखें, क्या इस नजरिए से देखें कि उदाहरण क्या कहते हैं। देखिए, आपने नाम लिया 3 तलाक के कानून का। 3 तलाक के कानून में जाहिर है कि बहुत पुरजोर आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी की थी, लेकिन बाकी लोगों की भी थी। पर उसके बाद से अब देखिए, जैसे ये 2 मुद्दे सामने आए हैं। एक मुद्दा है जो ज्ञानवापी मस्जिद से शुरू होता है और उसके बाद मामला चलते चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड तक भी आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, इन दोनों मामलों में मैं देख रहा हूं कि बच कर के बोलने की एक प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े तमाम उन दलों के भीतर है, सिवाय ओवैसी के। वो जोर से इस बात को कहना कि 1991 एक्ट का सम्मान किया जाना चाहिए और जो सरकार में है उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जब तक वो कानून निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक सरकार उसे डिफेंड करे, और ऐसा अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो संविधान को मान नहीं रहे हैं, या फिर जो भी उसके कानूनी पक्ष हो सकते हैं, सैद्धांतिक पक्ष हो सकते हैं, वो रखते हैं। पर जहाँ तक सवाल है बाकी के दलों का जो मुस्लिम मत पर दावा रखते हैं, कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से मैंने नहीं देखा, कोई ऐसी बात उनके नेतृत्व ने सामने आकर नहीं कही। हाँ, धीरे से छू के निकलते हैं कि भरमाने के लिए किया जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था खराब है और उससे ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है। पर ये हक की लड़ाई वाली जो बात होती है जिसमें कि मुस्लिम समाज विशेष की बातों को पुरजोर तरीके से रखा जाए, उसमें मैं बचते हुए देखता हूँ, ये हकीकत है। उसी प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, समान नागरिक संहिता, एक कानून एक देश में एक विधान। भारतीय जनता पार्टी तो खुल करके ये बात कहती है, उसके मुख्यमंत्री भी खुल करके कहते हैं, उसके नेता भी कहते हैं कि देश में एक कानून होना चाहिए। पर उसके विरोध में जो खड़े हैं, मैं देखता हूं वो कहते हैं कि पहले ड्राफ्ट तो आ जाए, पहले देखते हैं कि उसमें क्या है, उसके बाद हम अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। अब ये देखिए, कहीं ना कहीं एक एम्बिवैलेंस है। ये बात कि हम उसके खिलाफ खड़े हैं या उसके समर्थन में खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं कह पाते उस तरह से जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लग जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ये सवाल हम लोगों में से कई लोगों ने किया इनसे और पूछा कि आप क्यों विरोध करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे ये प्लूरलिस्ट कंट्री है, यहाँ पे बहुत से धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, तो अगर एक कानून होता है तो सबों को पता रहेगा कि ये हमारा कानून है। पर्सनल लॉज के चक्कर में बहुत सी दुविधाएं होती हैं। इनका खुल के कहना है कि आप इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मत बनाइए। ये दरअसल बहुत से ऐसे मुद्दे भी हैं जो विद इन हिंदू सोसाइटी हैं और आप पहले उनका समाधान तो करिए और उसके बाद, अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कानून में एक प्रावधान है जिसके तहत कुछ लाभ होते हैं टैक्स रिटर्न्स के संदर्भ में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक इंडिविजुअल माना जाता है। अब वो जो टैक्स का लाभ है वो हिंदुओं को ही मिलता है, वो बाकी के धर्मावलंबियों को नहीं मिलता है। लेकिन जब आप समान कानून सबके लिए बनाएंगे तो ये अधिकार जो हिंदुओं का है वो छिन जाएगा। बहुपत्नित्व
हैविंग मोर देन वन वाइफ, ये हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ का एक कल्चर है। और अचानक से आप उसे विड्रॉ कर लेंगे कि कह देंगे कि नहीं एक ही पत्नी सबको होना ज़रूरी है, तो वो जो ट्राइबल कल्चर है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है या झारखंड छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करता है, उसे बुरा लगने लगेगा। हमारे कई राज्यों में यह कानून है कि अगर किसी वैवाहिक जोड़े को 30 वर्ष तक, जैसे गोवा में भी है, ये पहाड़ों में भी है, 30 वर्ष तक अगर चाइल्ड नहीं होता है तो फिर उसे दूसरी शादी करने का अधिकार है। तो ये सब विद इन द हिंदू सोसाइटी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो ये कह रहे थे ओवैसी कि पहले इनको आप सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें। एक पक्ष था इनका, पर इस तरह से बातें करते हुए आप इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मत बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत मुखर रूप से कहा गया कि साहब इसकी जरूरत हमारे देश को है, हम अपनी कुरीतियों को खत्म करेंगे। बोले कि ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ये चीजें खत्म हम करेंगे, इसीलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, पर बाकी के दल क्या कहते हैं? हमारे आपके पास उनका कोई डेटा नहीं है। क्यों नहीं है? और इस तरह से हम पाते हैं कि हर उस मुद्दे पर जो विवादास्पद है उस पर एक व्यक्ति ही मुस्लिम समाज से बोलता हुआ नजर आता है। और इसीलिए शायद आपने आज लिखा है अकेले खड़े हैं ओवैसी। एक चीज ये भी कि ओवैसी साहब जिनके पक्ष में बोलते हैं और ओवैसी साहब चाहते भी यही है कि उन्हीं का वोट उन तक पहुंचे, वो ये नहीं चाहते हैं या फिर उससे बियॉन्ड वो देखते भी नहीं हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है वो जानती है कि हमको हिंदू वोटों पर फोकस करना है, वैसे ही ओवैसी साहब को पता है कि हमको मुस्लिम वोटों पर फोकस करना, मुस्लिम लोगों पर फोकस करना, उनके मुद्दों पर फोकस करना है। इसीलिए वो पुरजोर तरीके से दोनों तरफ से आवाज़ें उठ पाती हैं, बीजेपी हो या फिर ओवैसी हो। लेकिन जो अन्य दल हैं उनको मुस्लिम्स का भी चाहिए, उनको हिंदूज का भी चाहिए वोट, इसीलिए वो पुरजोर तरीके से ना इधर बोल पाती है ना उधर बोल पाती है। यही वजह है कि ओवैसी साहब ज़्यादा बुलंद होकर मुस्लिमों के लिए बोल लेते हैं। बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी को जिस वोट बैंक को एड्रेस करना है वो बहुसंख्यक समाज हमारे देश का है, तो जाहिर है कि वो खुलकर बोल सकते हैं। बाकी के दल जो हैं, जो सेक्युलर विचारधारा के तहत अपनी राजनीति करना चाहते हैं, वो बहुसंख्यक समाज को नाराज करते हुए दिखना नहीं चाहते हैं और इस कारण से वो बंधनों में बंध जाते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ मुस्लिम्स का वोट चाहिए, पर अब प्रश्न यहाँ पर यह है हिमांशु कि क्या केवल मुस्लिम्स के वोट से इस देश में राजनीति की जा सकती है? और असदुद्दीन ओवैसी जो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, 4 बार के सांसद हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं? वो अपनी सीट तो जीत सकते हैं इस तरह की राजनीति करके, क्योंकि हैदराबाद का जो ओल्ड सिटी है जहाँ से वो खड़े होते हैं वहाँ पर 35-40% मुस्लिम मत हैं और एक तरफा अगर उन्हें पड़ जाता है तो फिर उन्हें हराना आसान नहीं है। तो ऐसे में अपनी सीट तो उनकी सिक्योर हो जाती है, लेकिन क्या केवल मुस्लिम मत लेकर के आप इस देश में राजनीति कर सकते हैं? और इसका जवाब ना में है। देखिए, मुस्लिम वोट केवल लेकर के या हिंदू वोट लेकर के या क्रिश्चियन वोट लेकर के कहीं भी राजनीति अगर करने की कोशिश की जाएगी तो वो एक डिफीटिस्ट स्टैंड पॉइंट है, उस तरह से राजनीति होगी नहीं। पर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? और यही वजह है कि तमाम राज्यों में जाते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार में गए, उत्तर प्रदेश में आए, बंगाल जा रहे, तो यहाँ पे इनकी चल नहीं पाती है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की राजनीति होती नहीं इन प्रदेशों। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली भी हो गया, इसके अलावा बंगाल हो गया और इसके अलावा बिहार में आंशिक रूप से सफल हुए, पर वो भी उन इलाकों में ही सफल हुए जहाँ पर बहुतायत मुस्लिम कम्युनिटी थी, यानी कि हैदराबाद वाला सीन था। किशनगंज का इलाका, किशनगंज बिहार का वो इलाका है जो बांग्लादेश को बॉर्डर करता है, जो पश्चिम बंगाल को बॉर्डर करता है। तो वैसे इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, 50% के पार है, उन इलाकों में सफल हुए। लेकिन इस तरह से तो राजनीति नहीं हो सकती है। इनकी भीड़ में जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों नज़र नहीं आएंगे तब तक तो इस देश की राजनीति नहीं होगी। ये बात शायद ये समझते हैं, लेकिन ये मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करके अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और इनकी राजनीति है कि देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता हो जाएं। उसके बाद ये बार्गेनिंग पोजीशन में संभवतः आना चाहते हैं, जैसे बाकी के जातियों के नेता हैं हमारे देश में। ओपी राजभर के वोट लेकर के खड़े हैं, या कोई कुर्मी का वोट लेकर के खड़ा है, कोई ठाकुरों की बात कर रहा है, कोई ब्राह्मणों की बात कर रहा है। ये उस राजनीति की तरफ बढ़ना चाहते हैं और शायद ये मान कर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोटों से इस देश में सरकारें अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वाले पैटर्न पर राजनीति हुई
तो नहीं बदलेंगी। बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है क्या मुस्लिम समाज में ओवैसी को लेकर? देखिए, दीवानगी युवाओं में है, दीवानगी युवाओं में है, लेकिन मैंने देखा है कुछ एक बार मौका मिला इनके साथ कैंपेन कवर करने का, और मैंने देखा है कि वो दीवानगी कुछ इस तरह से संत फ़कीर की तरह खड़े होकर आंखें मूंद करके ये भाषण देते हैं, और जिस तरह से कोट करते हैं स्क्रिप्चर्स को, धार्मिक पुस्तकों को, और जिस तरह से इनके बोलने का अंदाज़ है, उसमें एक दीवानगी मुझे दिखाई पड़ती है, ख़ासतौर पर युवाओं में। उन्हें लगता है कि कोई हमारा रहनुमा है जिस तरह से बोल रहा है। लेकिन इस बात को मत भूलिए, इस देश में मुस्लिम वोटर सबसे टैक्टिकल वोटर है। वो इस बात के लिए वोट नहीं करता है कि फला मुझे अच्छा लग रहा है, वो उसकी चिंता पेट नहीं, उसकी चिंता गर्दन है। एक अभी किसी नेता ने मुझे ये बात कही थी, हालांकि इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसको लगता है, उस मुस्लिम समाज के नेता ने मुझे ये कहा कि दरअसल देखो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ के मुस्लिम आबादी का वोट करने का पैटर्न ये है, और उसका फ़ायदा उठाते हैं ओवैसी। वो ऐसी बातें करते हैं कि गोलबंद कर देते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि टैक्टिकल वोट अगर वो करते हैं तो कैसा पैटर्न होगा? तो बोले देखिए, जब दीवानापन रहेगा तो वो उन्हीं इलाकों में होगा जहाँ पर बहुतायत मुस्लिम समाज है, जैसे कि बिहार में उसी ज़िलों में, उन्हीं ज़िलों में हुआ जहाँ पर बहुतायत थे, और बाकी के ज़िलों में तो आरजेडी को वोट दिया गया मुसलमानों के द्वारा। ठीक उसी प्रकार जब उत्तर प्रदेश का सीन आया, उत्तर प्रदेश में बहुत टैक्टिकली वोट किया गया। मैंने हाल के संपन्न चुनाव में इनकी सभाओं में बहुत ज़बरदस्त भीड़ देखी, आपने भी देखी होगी। खूब लोग इनको सुनने आया करते थे। मुस्लिम समाज में इनका एक जलवा है, और लोग आते थे, इनकी बातें सुनते थे। ये लोगों को हंसाते हैं, लोगों को रुलाते हैं, उसी भाषण में सब कर जाते हैं, अच्छे वक्ता हैं। लेकिन जब वोट देने का टाइम आया हिमांशु, तो वोट इन्हें नहीं दिया गया मुस्लिम समाज के द्वारा। सबसे टैक्टिकल वोटर है मुस्लिम समाज, और इस कारण से इन्हें 0 सीट्स हाथ लगी उत्तर प्रदेश में, और इनका अनुभव रहा बेकार। ये भले जीत ना पाए हो, लेकिन दूसरों के लिए फायदा नुकसान साबित हो जाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी को लिए कहा जाता है, जी हाँ, ध्रुवीकरण कर देते हैं वोटों का, जिसका आरोप इन पर लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये मुस्लिम समाज के लिए खड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े हैं, क्या ये बीजेपी के बी टीम है? एक सवाल जब इनसे कहा गया कि भाई आप तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिता देते हैं, तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कहने लगे कि फला चुनाव में तो मैं नहीं था, बीजेपी क्यों जीती? फला चुनाव में नहीं था, बीजेपी क्यों जीती? फला चुनाव में नहीं था, फिर भी बीजेपी जीती, क्यों जीती? ये जो कहने वाले हैं, इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि आज तक मुस्लिम वोटों को लेकर के वो बीजेपी को हरा क्यों नहीं पाए? तो इनके भी अपनी दलीलें हैं। बात कई बार सच भी लगती है इनकी कि कई जगहों पर तो ये नहीं है, तो फिर क्यों? अब जैसे उत्तर प्रदेश की ही बात, ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिला, तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जीत गई? बसपा को भी इस बार वोट नहीं मिला, कांग्रेस को भी वोट नहीं मिला, ओवैसी को भी वोट नहीं मिला, तो फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जीत पाई? तो जिस समाज का ये नेतृत्व करना चाह रहे हैं, वो समाज भी बीजेपी से कहीं ना कहीं प्रेरित नजर आता है, उसकी तरफ इन्फ्लुएंस्ड नजर आता है। कैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है, उसके ठीक उलट खड़ा है वो। लेकिन अब देखिए कि तो बावजूद इसके अगर ओवैसी जी को नहीं मिल रहा है, या फिर मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया वोट, तो फिर ये ध्रुवीकरण जो हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके छिटक के हो रहा है। देखिए, इस देश में मुस्लिम वोट और मुस्लिम वोटिंग पैटर्न जो है वो शायद एक करवट ले रहा है। मुस्लिम अपने आप को हिंदू बना मुस्लिम में खड़ा करके ये मान चुका है कि उसे नुकसान होना है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के सामने इस एंगल से तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। उसने इस बात को तय कर लिया है कि हम एक प्रेशर ग्रुप तो हैं, लेकिन हम चाहें कि अकेले दम पर हम उन्हें हरा दें, कुछ हिंदू हमारे साथ आ जाएं, कुछ इस समाज के, कुछ उस समाज के, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 2 हिंदू प्रभाव वाली पार्टियां खड़ी हों और हम एक के साथ जुड़ें और हम उसको हराएं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। इस केस में भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए कांग्रेस कल को कहीं बहुत मजबूत है और ये साथ कांग्रेस का देती है और फिर वो हराती है। यहाँ पर कहीं पर तेजस्वी यादव मजबूत हैं और ये मुस्लिम समाज वहाँ जाकर के मदद करता है, टैक्टिकल वोट करता है। दरअसल वो एक मुकाम है जो अभी आया नहीं है। अभी तो राजनीति इनके फॉर या अगेंस्ट में हो रही है मुस्लिम समाज के, जो मौजूदा दौर चल रहा है। तो अभी
ओवैसी जैसे नेताओं को सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए वो अकेले हैं और ये सिलसिला शायद कुछ और दिन चलेगा जब तक कि ये एक प्रेशर ग्रुप में अपने आप को आइडेंटिफाई न करा ले जाते हैं। अभी तक एक कम्युनिटी विशेष या फिर यूं कह ले कि एंटी हिंदू इस तरह की आइडेंटिटीज़ के साथ जब तक खड़े रहेंगे तब तक नहीं। ओवैसी की राजनीति पे आपने देखा होगा वो अक़लियतों के एजुकेशन के बारे में, उनके अर्थव्यवस्था के बारे में, उनकी इकॉनमी के बारे में, उनमें कितना पिछड़ापन है इस बारे में, वो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा वो अहमियत दे रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि दरअसल हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई दरअसल अच्छी ज़िंदगी की पहले है और आप उस चक्कर में ना पड़े कि हिंदू मुस्लिम वाला आपको एंगल में फंसाया जा रहा है। पर इस राजनीति को अभी आकार लेने में समय लगेगा और ओवैसी फिलहाल अकेले ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अकेले क्यों खड़े हैं ओवैसी जी। और हमारे जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं ओवैसी को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर। फिलहाल के लिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।